कोहली आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 का, जिसमें हम चर्चा करेंगे संसाधन के रूप में लोग, जिसमें हम मानव पूंजी निर्माण, मानव संसाधन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, आर्थिक क्रियाएं, जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा का महत्व, साक्षरता, मृत्यु दर, जन्म दर, बेरोजगारी आदि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्स। तो संसाधन के रूप में लोग की बात करें तो संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय है वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि से है। यानी कि संसाधन के रूप में लोग को क्यों परिभाषित किया गया है कि वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में काम करने वाले लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। मानव पूंजी क्या है? कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण, मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाना। मानव पूंजी निर्माण क्या है? मानव संसाधनों का शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा अधिक विकसित किया जाना। मानव संसाधन अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है, जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि, क्योंकि यह संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते। यह उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील तथा संवेदनशील कारक है। जापान में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया गया है, इसलिए वह देश आगे है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न कार्यकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। ध्यान रखने वाली बात है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें सीधा भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं होती हैं। याद रखने के लिए सिंपल है, प्राथमिक क्षेत्र में सीधा भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं होती हैं, जैसे कृषि, वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य पालन यानी कि फिश कीपिंग, मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग, खनन यानी कि माइनिंग। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उत्खनन एवं विनिर्माण क्रियाएं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूपों में परिवर्तित करना, जैसे गन्ने से चीनी, कपास से सूत। कपास क्या है बेटा? कॉटन। तृतीयक क्षेत्र सेवाएं। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सेवाएं यानी कि सर्विसेज। स्वयं उत्पादन नहीं करती, उत्पादन क्रिया में सहयोग करती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों का विकास करती हैं, जैसे व्यापार, बैंकिंग, इंश्योरेंस। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं में के बारे में बात करें तो यह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय में जिसका योगदान होता है, मूल्यवर्धन करती हैं, तो वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की हैं: बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाएं स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। महिलाओं की गतिविधियां। महिलाएं आमतौर पर घरेलू मामलों की देखभाल करती हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, हाउस कीपिंग और बच्चों की देखभाल करना। जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक है साक्षरता दर तथा व्यक्तियों का स्वास्थ्य। शिक्षा का महत्व। श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है, परिणाम स्वरूप उत्पादकता में हुई वृद्धि देश की समृद्धि में योगदान देती है।
सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साक्षरता की बात करें, साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों व अधिकारों का पालन करने व लाभ उठाने का माध्यम भी है। भारत में साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% हो गई है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% हो गई है। मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है। जन्म दर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष में कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से है। बेरोजगारी वह दशा या वह स्थिति जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते। यानी कि बेरोजगारी क्या है कि बेरोजगारी ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति तो काम करना चाहता है लेकिन उसको मिलती नहीं है। इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम धंधा नहीं मिलता। बेरोजगारी के प्रकार है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। सबसे पहले देखते हैं मौसमी बेरोजगारी। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं करते तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी 4 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं। शहरी बेरोजगारी डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। सबसे ज़्यादा शहरी बेरोजगारी आजकल प्रचलित है। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सीमित है, शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं है, तकनीकी विकास अव्यवस्थित है, ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर प्रस्थान, ये सब कारण हैं। बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेरोजगारी से वृद्धि मंदी हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। अर्थव्यवस्था का एक सूचक है। बेरोजगारी से जो वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है। बेरोजगारी में वृद्धि के कारण समाज के जीवन की गुणवत्ता का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए किस प्रकार एक चुनौती है? भारत प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में विकास की गुंजाइश है। अधिकांशतः शिक्षित लोग तृतीयक सेवाओं की ओर आकर्षित होते हैं जहां नौकरी सीमित है। अतः शिक्षित युवक डिग्रियां होते हुए भी बेरोजगार हैं। विदेशों में नौकरी पाने वाले इच्छुक युवकों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वह विदेश जा सके। अतः यह समस्या भारत के लिए जटिल होती जा रही है। शिक्षित बेरोजगारी से समाधान: स्कूल और कॉलेजों में व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने लिखने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है ताकि वे अपना काम शुरू कर सके। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ITI खोले जाएं ताकि पढ़े लिखे विद्यार्थियों को वहाँ किसी व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग दी जा सके। फिर वह चाहे नौकरी प्राप्त करे या ना करे अपना काम खोल सकते हैं। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? अब हम प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल जीवित रहना ही नहीं है वरन एक व्यक्ति के सर्वांगीण भलाई से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और तथा सामाजिक आदि सभी पक्ष आ जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय किया गया धन केवल किसी विशेष व्यक्ति का ही कल्याण नहीं करता वरन इस द्वारा मानव संसाधन के क्षेत्र में भी सुधार आता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में ऐसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं के प्रयोग से संबंधित होती हैं, जैसे कृषि और पशुपालन। दूसरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्रियाएं आ जाती हैं जो कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलती हैं, जैसे कपड़ा तैयार करना। तृतीयक क्षेत्र में वह सभी प्रकार की सेवाओं से संबंधित आ जाती हैं, जैसे व्यापार, संचार आदि। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं जिनमें लोगों की आय होती है, जैसे रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना आदि।
गैर आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनमें कोई आय प्राप्त नहीं होती, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती, जैसे निःशुल्क पढ़ाना आदि। चौथा प्रश्न है, महिलाएं क्यों कम वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? क्योंकि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम पढ़ी लिखी होती हैं, इसलिए उनके मुकाबले में उन्हें कम वेतन मिलता है। ये पहले का टाइम था, अब तो खैर आगे बढ़ चुकी हैं। शिक्षा के बाद कौशल किसी भी व्यक्ति की आय को सुनिश्चित करने का एक अन्य प्रमुख कारण है। साधारण रूप से ये देखा गया है कि महिलाएं प्राय उच्च कौशल प्राप्त नहीं होता, इसलिए उन्हें कम वेतन मिलता है। महिलाएं प्राय अपने घर के कार्यों में अधिक जुड़ी होती हैं, इसलिए वह किसी भी नौकरी पर इतना नियमित रूप से काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें भी कम वेतन दिया जाता है। बेरोजगारी शब्द से आप कैसे समझते हैं या क्या व्याख्या कर देंगे? यदि किसी विशेष वर्ग के लोग काम करने के योग्य तो हैं और काम भी करना चाहते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता, तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में भी हमने अब आगे समझा था। इसमें अंतर क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में किसान उत्पादन के लिए पुराने तरीकों का ही उपयोग करते हैं, इसलिए जिस खेती में 2 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 3 या ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं खेती आधुनिक तरीके से की जाए तो कम लोगों में भी ज़्यादा फायदा कमाया जा सकता है। इस प्रकार उत्पन्न हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। और मौसमी बेरोजगारी वह एक प्रकार है जो मौसम पर आधारित है। कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिस पर मौसम का प्रभाव होता है। कुछ मौसम में लोगों को काम मिलता है, लेकिन कुछ समय काम नहीं मिलता। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है? ये भारत का चिंता का विषय है, इसलिए क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जो तेज़ी से बढ़ रही है। आज डिग्रीधारी बेरोजगार पाने के लिए असमर्थ हैं। युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका मुख्य कारण जैसे शिक्षा पद्धति में दोष, अव्यवस्थित तकनीकी विकास, जनसंख्या का तीव्रता से बढ़ना। 8वां प्रश्न आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर सकता है? आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जो क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में पहले ही भारत एक बड़ी जनसंख्या का भूभाग लगा हुआ है, इसलिए इसमें और लोगों को समाने की संभावना नहीं है, और वहाँ से गुप्त बेरोजगारी के समाचार भी अक्सर पढ़ने को मिलते रहते हैं। ऐसे में अब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार की अधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी को समस्या को दूर करने का कुछ उपाय बता सकते हैं? तो वो इस प्रकार है, हमारे स्कूल में कई व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने लिखने की व्यवस्था की जा सकती है, जिनसे पढ़े लिखे युवकों को नौकरी के पाने के लिए अवसर मिल सके। कुछ व्यावसायिक विषय जैसे टाइप राइटिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग आदि हो सकते हैं। आईटीआई खोले जा सकते हैं। आईटीआई में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इन सब की बात हो सकती है, इन सब का हो सकता है। ऊंची शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के उच्च व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण केंद्र खोले जा सकते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स आदि। तो ये था आज हमारा चैप्टर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।